12th class, welcome back on साया कॉमर्स क्लासेस। 12th क्लास इकोनॉमिक्स की आज की हमारी क्लास रहेगी चैप्टर नंबर 3 मनी एंड बैंकिंग पे। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया था, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड देयर रिलेटेड एग्रीगेट्स। अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 2 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। सो जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है स्टूडेंट, मनी एंड बैंकिंग। सो आज की क्लास में सबसे पहले हम बस यही पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मनी, पैसा क्या है, एंड सप्लाई ऑफ मनी, और सप्लाई ऑफ मनी क्या है। और इसके साथ एक और टॉपिक पढ़ेंगे हम, जो हम पहले मनी की से पहले जब हम कोई भी चीज़ खरीदते थे तो गुड्स के बदले में जो गुड्स हम खरीदते थे तो वो क्या होता था, बार्टर सिस्टम। थोड़ा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये मनी से ही रिलेटेड होता है, इसलिए हमें उसको भी डिस्कस करना पड़ता है। देखो फिर बात की जाए मनी, भाई हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसको पैसे दे के आते हैं और वो चीज़ ले आते हैं। मान लो हम शुगर खरीदने गए तो शुगर 45 रुपीज़ के जी थी, तो 1 kg शुगर लेके आए और उसको 45 रुपीज़ दे के आए। दैट मीन हमने जो गुड्स ली है, खरीदने का मीडियम क्या हो जाएगा, थ्रो मनी, कि हमने पैसे दिए और वो चीज़ खरीद ली, तो क्या होता है, वो मनी होता है। सो मनी में बी डिफाइन एज anything which is generally acceptable as a medium of exchange and at the same time act as a measure, store of value, standard of deferred payment। कि जो मनी होती है वो क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, कि जो हम किसी चीज़ को खरीदने गए हैं तो मनी के मीडियम से ही खरीदी, हमने एक्सचेंज किया उसको, ठीक है। मेजरमेंट हमने देखा कि 1 kg शुगर कितने की थी, 45 रुपीज़ की थी, वो भी मनी हुआ। स्टोर ऑफ वैल्यू की हमने फ्यूचर के लिए उस वैल्यू को स्टोर करके रख लिया कि आगे जब हमें नीड होगी तो हम 45 रुपीज़ में लेके आएंगे। डेफर्ड पेमेंट के अंदर यही आ जाता है कि जब हम कोई भी अभी के लिए जैसे हमने कोई भी खर्चा करना है जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलना है तो वो अभी पैसा लगा देंगे, लेकिन जब हमें फ्यूचर में कोई चीज़ लेंगे तो अभी जितना भी पैसा हमने लगाया है वही उसके लिए यूज़ होगा, मीडियम होगा। ओके, सो उसके बाद आते हैं फंक्शन ऑफ मनी। फॉर प्राइमरी फंक्शन होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमने बताया था, अभी हमने डिस्कस किया है कि जब हम शुगर खरीदने गए तो उसके बदले में हमने उसको पैसे दिए। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब कोई भी चीज़ लेते हैं तो बदले में हम पैसे देते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, सो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू, क्या कहा गया है यहाँ पर, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कि जब हम एक्सचेंज करने जाते हैं किसी चीज़ को विद मनी तो वहाँ पर हम जो जितने पैसे देते हैं गुड्स के बदले में वो क्या होता है, उसका कॉमनली मेजरमेंट होता है कि इसकी वैल्यू इतनी है। जैसे मैंने शुगर का ही हम बार बार जिक्र कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जो हमने जिक्र किया है ना शुगर का कि 45 kg में लेके आए हैं, तो यहाँ पर जो 45 kg रुपीज़ है वो क्या है, कॉमन मेजरमेंट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर है, तो उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये थे दो के इसके प्राइमरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर जब कोई भी हमारी पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, मीन्स कोई भी डेट है हमारे पास जो हमें फ्यूचर के अंदर फ्यूचर में पेमेंट करना है, तो क्या होगा, उसके लिए हमें पेमेंट तो फ्यूचर में करनी होगी बट मनी का कंसिडरेशन तो वहाँ पर भी होगा। तो इसलिए इसका जो सेकेंडरी फंक्शन ये भी हो जाता है कि जब हम जो पैसा होता है, जो मनी होती है वो फ्यूचर में भी पे की जा सकती है, कोई भी चीज़ उधार में खरीदी जा सकती है। स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू का मीन्स यहाँ पर आ जाता है कि हमने स्टोर ऑफ वैल्यू कि जब हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसकी वैल्यू हमने मान लो आज खरीदने गए हैं तो आज मैंने उसको बोल दिया कि भाई आज नहीं हम कल खरीदेंगे, तो आज मान लो उस गुड्स का प्राइस था 60 रुपीज़ और कल जाके हम कहते हैं कि भाई मुझे वो चीज़ खरीदनी है, तो वो कहता है कि ना भाई वो चीज़ तो आज 62 रुपीज़ की है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब ये होता है कि मनी की जो वैल्यू हम कह सकते हैं कि हम कल आपसे बात करके गए थे, कल फाइनल करके गए थे, तो 60 रुपीज़ उसका रेट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू मीन्स हम वैल्यू को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना, है ना, तो वही क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। जो मनी का फंक्शन क्या हो जाएगा, एक वो पैसे को ट्रांसफ़र कर देता है वैल्यू को, जितनी की उसकी वैल्यू है।
ओके। सो नेक्स्ट है थर्ड कंटिंजेंट फंक्शन। कंटिंजेंट फंक्शन में फर्स्ट आता है बेसिस ऑफ क्रेडिट। मान लो कोई भी चीज़ मैंने उधार खरीदी है, मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि मैं विद इन 10 डेज आपको इसके पैसे वापस कर दूंगी। तो जो मनी होती है, मनी का एक काम ये भी होता है कि वो प्रॉमिस बेस भी होती है कि हम उसको फ्यूचर के अंदर पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी जब हम किसी भी चीज़ को कैश के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं विद इन शॉर्ट पीरियड। तो जो मनी होती है उसका एक काम ये भी होता है कि हमारे पास कोई भी गुड्स होती है हम उसको किसके अंदर चेंज कर सकते हैं, कैश के अंदर। बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म होता है कि जो मूल्य प्रणाली होती है, कि जो मनी होती है, कोई भी चीज़ का हम प्राइस सेट अप करते हैं तो मनी के बेस पर ही करते हैं, ठीक है। उसकी हम एस्टिमेट वैल्यू लगा लेते हैं कि हमने उसके ऊपर कितना खर्च किया है, तो उस खर्च के रिगार्डिंग हमें कितना मिला है, और जो हमारी प्रोसेस होती है वो सारा निकाल के हम एक उसका प्राइस फिक्स कर देते हैं, वो भी मनी का ही काम होता है। मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर, कि जो मनी होती, मैक्सिमम प्रॉफिट, जब हमने कोई भी चीज़ खरीदी है, बेची है, तो हम उसका प्राइस जो सेट करते हैं वो इसी बेस पर खरीद करते हैं कि जितनी हमारी कॉस्ट आई कम से कम उससे तो ज़्यादा हमें मिल ही जाए, तो वो भी मनी कंसिडरेशन होता है ना। तो मनी का काम एक ये भी हो जाता है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ द टू द कंज्यूमर्स, कि जब हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि वो चीज़ हमें कम से कम पैसे में मिले। मान लो कि कई बार सप्लायर तो क्या सोचते हैं, जो बेचने वाले दुकानदार होते हैं, शॉपकीपर, वो क्या करते हैं, पहले ही उसका प्राइस 65 बता दिया, फिर धीरे धीरे करके कह दिया कि ला जा भाई तू 60 रुपीज़ में ले जा। तो जो ये पैसे 5 रुपीज़, जो 5 रुपीज़ है, जो ये मनी है, जो ये कम हुई, तो जो मनी का एक काम क्या हो जाएगा कि वो कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देती है। बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि डिस्ट्रीब्यूट करना इनकम को मनी के बेस पे ही कर सकते हैं, है ना। कि हमने कोई भी इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया, मान लो कि कोई भी इनकम हमने कहा कि आपकी इनकम 15,000 रुपीज़ है, तो ये किसके बेस पर हुआ, मनी के बेस पर हुआ। तो ये भी एक काम हो जाता है कि जो मनी होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का बेस होती है, इनकम का बंटवारा करने का बेस होती है, ओके। उसके बाद आता है बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज में जब हम गुड्स के बदले में गुड्स ही खरीदते हैं, मान लो हमने एक बंदे को राइस दिए और उससे वीट ले लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्सचेंज किसका किया, राइस के बदले में वीट। यहाँ पर पैसे का लेन देन नहीं होता, ये बहुत ही पहले होता था, जब लोगों के पास पैसे नहीं होते थे तो वो एक गुड्स के बदले में दूसरी गुड्स उससे खरीद लेते थे। जिसको वीट की नीड होती थी तो उससे राइस खरीद लेते थे। तो ये था बार्टर एक्सचेंज। इट इम्प्लाइज द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी। जो बार्टर एक्सचेंज क्या होता है, डायरेक्ट एक्सचेंज होता है गुड्स का गुड्स के लिए, किसी भी पैसे का लेन देन नहीं होता। अब इस बार्टर एक्सचेंज में कुछ डिफ़िकल्टीज आई कि हो सकता है कि अगर हम किसी से वीट खरीदने जाते हैं, वो हमारे से राइस लेता है, वो कहता है भाई अगर तेरे पास राइस है ना तो मेरे को दे दे, मेरे को राइस की नीड है, या मैं ही कह देती हूँ भाई तू मेरे से राइस ले ले और तू मेरे को वीट दे दे। अब क्या हुआ यहाँ पर कि जो वैल्यू है, प्राइस है राइस का ज़्यादा है और वीट का कम है, तो एक प्रॉब्लम ये आई कि हम कम वैल्यू के वाली गुड्स के बदले में ज़्यादा वैल्यू वाली गुड्स से पे कर देते हैं। सो लैक ऑफ अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंड कमी क्या थी, डिफिकल्टी क्या आई, लैक ऑफ डबल कॉन्सिडियंट ऑफ वॉन्ट्स। कि हो सकता है मैं किसी से, मान लो कि मैं किसी से वीट खरीदने जाती हूँ, तो वो बंदा कहता है भाई मेरे को तो राइस की नीड है, क्या आपके पास राइस है। मैं कह दूँ नहीं भाई मेरे पास राइस तो नहीं है। तो बोला नहीं भाई मैं तो उसी को वीट दूंगा जिसके पास राइस होंगे। तो यहाँ पर जो दोनों की वांट्स है वो मैच नहीं हो पाती, ये भी कमी होती है, इसलिए भी वो एक्सचेंज नहीं करते। थर्ड नंबर पे लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट। भाई अगर हम किसी को गुड्स के बदले में गुड्स देते हैं, अगर उसको बोल दे कि ऐसा कर तू मेरे को ना, तेरे पास राइस नहीं है ना, तो ऐसा कर तू मेरे को फिलहाल वीट दे दे और जब तेरे पास फ्यूचर में राइस होंगे तो आप मेरे को राइस दे देना। हो सकता है कि उसके राइस हो या ना हो, तो एक ये भी कमी आती थी डेफर पेमेंट की, जो हम उधार में खरीदे थे फ्यूचर में पे कर देंगे। नेक्स्ट लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। भाई स्टोर वैल्यू की भी कमी आती थी, किस तरीके से वो वैल्यू को स्टोर करके रखेंगे, नहीं हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी ही नहीं, क्योंकि वांट्स तो एक ही टाइम पर फुलफिल करनी होती हैं।
लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, डिवाइड नहीं कर सकते थे यहाँ पर, हम थोड़ा उसको दे दें थोड़ा उसको दे दें। डिफ़िकल्टी इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, भाई यहाँ पर एक डिफ़िकल्टी ये भी आई कि हम सर्विस को एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। काम के बदले में कैसे काम करेंगे भाई, सर्विस तो हम पे नहीं कर पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए या उसको, तो ये सारी की सारी डिफ़िकल्टी आती थी बार्टर एक्सचेंज में। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी मीन्स जहाँ पर कैश बैलेंस किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का, जहाँ पर ये ना देखा जाए कि उसके पास कैश कितना है या उसके पास स्टॉक ऑफ मनी कितनी हेल्ड है, इन चीज़ों को छोड़ के जब ये देखा जाए कि टोटल करेंसी नोट्स कितने हैं, कॉइन कितने हैं, डिमांड डिपॉजिट कितने हैं, डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस कितने हैं, तो ये सारे के सारे जब चीज़ें कंसिडर की जाती है तो वो सप्लाई ऑफ मनी कहलाता है। मीन्स टोटल स्टॉक ऑफ मनी, कि मनी का टोटल स्टॉक कितना है एक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सो टोटल स्टॉक ऑफ मनी क्या क्या कंसिडर करेंगे हम, करेंसी नोट्स, कॉइन एंड डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स इन सर्कुलेशन आर हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ऊपर इन चीज़ों को, टोटल स्टॉक ऑफ मनी को कंसिडर करना या पब्लिक के बीच को, पब्लिक को सर्कुलेट करना, वो क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी। सो सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड कैश बैलेंस हेल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री एज दे आर नॉट इन एक्चुअल सर्कुलेट ऑफ कंट्री। कि जितना भी कैश और जितना भी स्टॉक ऑफ मनी एक कंट्री के अंदर स्टेट गवर्नमेंट लगा लो या सेंट्रल ने जितना सर्कुलेट किया है उसको छोड़कर, ये सारी की सारी चीज़ें सप्लाई ऑफ मनी के अंदर कंसिडर्ड नहीं की जाती। कैसे मेजर करते हैं मनी सप्लाई को, जितने भी एक कंट्री के पास करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जितनी एक कंट्री के अंदर एक पब्लिक के पास जितनी करेंसी है, जितनी नेट डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट है किसके पास, कॉमर्शियल बैंक के पास, कि जितनी कॉमर्शियल बैंक के पास नेट डिमांड डिपॉजिट है वो प्लस में एक पब्लिक के पास जितनी करेंसी है वो होती है मनी सप्लाई। सो M1 हम कंसीडर करके चलते हैं, जितनी भी करेंसी है पब्लिक के पास, जितनी भी एक कॉमर्शियल बैंक के पास, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, एक नहीं जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उनके पास जितने भी नेट डिमांड डिपॉजिट है और जितने भी अदर डिपॉजिट है वो होता है M1। तो यहाँ पर मैंने बता दिया, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, सी डी डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद द बैंक, कौन से बैंक, कॉमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट जितने भी होते हैं वो होता है, ये सारी की सारी चीज़ें अगर होंगी वो M1 हो जाएगा। M2 जितनी भी हमारे पास ये तीनों चीज़ें हैं C प्लस DD प्लस OD, इसके अंदर जितनी भी पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट होती हैं वो हो जाएंगी M2। M3 की बात करें तो जितनी भी ये तीनों चीज़ें थी M1 के पास, मीन्स M1 इसके अंदर जितनी भी टाइम डिपॉजिट, क्या देखना है यहाँ पर, टाइम डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, यहाँ पर तो पब्लिक ने जितनी भी डिमांड डिपॉजिट करवाई है वो, और यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर देंगे टाइम डिपॉजिट, ठीक है, वो क्या हो जाएगा M3। M4 जितनी भी करेंसी और कॉइन है पब्लिक के पास, डिमांड डिपॉजिट है और अदर डिपॉजिट हैं, और जितना भी टाइम डिपॉजिट है कॉमर्शियल बैंक के पास, अगर इन दोनों के अंदर अगर हम जितना भी टोटल डिपॉजिट, कितना टोटल डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस के अंदर है, किसी भी सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, किसको छोड़ के, डिपॉजिट ऑफ NSC। NSC क्या होता है, नेशनल सर्विस सर्टिफिकेट, कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, कि जितना भी पैसा एक कंट्री के अंदर सेव किया गया है उसके रिगार्डिंग जितने उसको इंटरेस्ट मिला गया है या टैक्स से जो रिबेट मिली गई है, टैक्स पे किया गया है, जितना रिबेट के बाद टैक्स पे किया गया है, वो सारी की सारी चीज़ें NSC के अंदर आती हैं। तो इसको हम यहाँ पर एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है, खाली वही टोटल डिपॉजिट लेंगे जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग ऑर्गेनाइजेशन ने जमा करवाई है। क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा, M4। सो यहाँ पर बेसिकली हमें याद रखना है M1 इज इक्वल टू C प्लस में DD। देखो बस यही याद करने का तरीका है। जो M2 है ना,
M2 में क्या कर देंगे, M1 के अंदर हम पोस्ट ऑफिस की सेविंग भी डाल देंगे। और जो M3 है, अब पोस्ट ऑफिस की सेविंग यहाँ नहीं आएंगी M3 के अंदर। जो हमारे पास M1 था ना, उसके अंदर बस खाली जितना भी टाइम डिपॉजिट है, किसका, टाइम डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक का ले लो आप। और M4 हो जाएगा M3 प्लस में जितनी भी टोटल डिपॉजिट एक सेविंग ऑर्गेनाइज पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या पोस्ट ऑफिस के अंदर है। ठीक है, ये सारा का सारा क्या आ जाएगा, M1, M2, M3, M4। क्लियर है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा अबाउट मनी एंड बार्टर सिस्टम एंड सप्लाई ऑफ मनी। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट, आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।